नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल यानी कि ईश्वर वाणी पर। और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आप देखेंगे तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। वो इसलिए क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो माँ बाप का सहारा बनते हैं, जो बूढ़े का सहारा बनते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जिंदगी एक खेल की तरह है और हर एक खिलाड़ी को मिलती है एक सेकेंड इनिंग। और उस सेकेंड इनिंग को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी, मैं दर्द होता है इस बात को कहते हुए कि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का हाथ छोड़ देते हैं। जब बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने माँ बाप की, तब वो उनका हाथ छोड़ देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कोई ना कोई तो आता है जो हाथ थामता है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हर्ष कुमार, जो कि पेशे से डॉक्टर भी हैं, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सो पॉडकास्ट मच आपने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट में। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप समाज में अच्छाइयों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि डॉक्टर हर्ष जो हैं वो पेशे से डॉक्टर भी हैं, और सेकेंड इनिंग जिस तरीके से मैंने जिक्र किया था, उन्होंने अपने जो ओल्ड एज होम है उनको नाम दिया है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक सेकेंड इनिंग को खूबसूरत बनाया जाए, वो सच में खूबसूरत बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं उनके यहाँ पर है, कैसे बुजुर्ग उनके यहाँ पर आते हैं, किस तरीके से देखभाल की जाती है, सब कुछ जानेंगे। सर, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि सेकेंड इनिंग, ये नाम ही बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। कुछ लोग तो समझते हैं सेकेंड इनिंग खेल वाली, कुछ समझते हैं जिंदगी वाली। आपको ये नाम कहाँ से आपके मन में आया, कहाँ से ख्याल आया कि ये नाम रखना चाहिए? तुला जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि देखिए, ज़िंदगी या खेल पहली पारी से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूसरी पारी होती है, क्योंकि पहली पारी में आपको हारने का कोई डर ही नहीं होता है। सिर्फ़ उस पारी में आप प्लेयर हैं और आप खेलते रहते हैं, क्योंकि आखिरी डर तो ये है, हार और जीत का जो खेल वो तो सेकंड इनिंग का होता है। फर्स्ट इनिंग में आपको सिर्फ़ खेल खेलना है और नेचुरल आप खेलते रहते हैं। बट जैसे ही दूसरी पारी क्रिकेट की या लाइफ़ की लगा लीजिए, वहाँ पर सिर्फ़ आपको एक जीतना और हारना दोनों आपके हाथ में है। अब कोई आदमी हारने के लिए तो खेलता नहीं है, हमेशा जीतने के लिए खेलता है और अपने पूरे एफर्ट्स लगा देता है, और वो हार जो होती है बड़ी दर्दनाक हार होती है। वहीं पर जैसे सीनियर सिटीजन है, जब 50-60, सरकार भी क्या होती है 60 साल की उम्र में उनका हाथ छोड़ देती है, कहती है जी आप जाइए अपनी ज़िंदगी जीजिए। तो यही होता है। तो उसके बाद उनकी इनिंग स्टार्ट होती है। उससे पहले तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे या अच्छी जॉब पे थे। 60 साल के बाद आपका कोई भी नहीं होता है। 60 साल के बाद सिर्फ आप, आपके बच्चे और आपकी हेल्थ आपके साथ होती है, और उस इनिंग में आपकी फाइट सब चीज़ों से होती है, क्योंकि उससे पहले आपके पास सारा समाज, सब लोग आपकी हेल्प करने के लिए होते हैं। बट 60 साल के बाद आपके बच्चे भी आपके ऊपर कहीं न कहीं ये कमेंट करने लग जाते हैं कि आप सठिया गए, बूढ़े हो गए, जो माँ-बाप को पिंच करने लग जाती है। 60 साल के बाद आपके ऑर्गन्स, आपकी बॉडी जो जवाब दे जाती है, क्योंकि यंग स्टेज में आपके पास सब कुछ काम करने की कैपेसिटी होती है। बट जैसे ही 60 साल क्रॉस करते हो तो अपने आप के अंदर भी कहीं न कहीं एक कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि यार मेरी उम्र हो गई है, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो उस इनिंग में जीतना सबसे बड़ा काम है। इसलिए सेकंड इनिंग इसीलिए नाम दिया। हमारे जितने भी सेंटर्स हैं सेकंड इनिंग की, आप फर्स्ट इनिंग जो जी के आए हमें नहीं पता, पर हम आपकी सेकंड इनिंग को बहुत अच्छी बना सकते हैं, आपकी हँसमुख बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, और इतनी हेल्दी कर सकते हैं कि जो फर्स्ट इनिंग जी के आए उससे कहीं बेहतर आपकी सेकंड इनिंग होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर हर्ष, आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, कैसे ख़्याल आया? जैसे हम कई बार बैठे होते हैं और ख़्याल आ जाता है कि हमें ये करना है जीवन में। आपको कैसे ख़्याल आया कि मुझे ओल्ड एज होम ही रन करना है? ओह! बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसके लिए मैं आपको अगर बताऊँ तो, क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं था कि ओल्ड एज होम क्या होता है, क्योंकि मेरे अपने पेरेंट्स से, दादा-दादी हैं एक पूरे अच्छे परिवार से, और अच्छी एजुकेशन हुई है मेरी, अच्छे परिवार के साथ लालन-पालन हुआ है मेरा। और कुछ समय के लिए मैं अपनी स्टडी के दौरान बाहर गया, बाहर रह के आया, वहाँ से पढ़ाई-लिखाई कुछ हुई और फिर इंडिया में शिफ्ट हो जाता हूँ। तो उस समय मैं एक अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ जॉब पे था, क्योंकि आप भी जानते हैं कॉर्पोरेट कंपनीज़ में आजकल साइको और डिप्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, क्योंकि काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होता है। तो हम लोगों की नाइट जो होती थी, नाइट शिफ्ट होती है। जितनी फ़ॉरेन की कंपनियाँ हैं, वो क्या करती हैं, इंडिया में नाइट शिफ्ट होती है, क्योंकि वहाँ डे होता है अकॉर्डिंग टू, हम इंडिया में शिफ्ट होती है। तो मेरी भी वही शिफ्ट थी।
रात को 2 ढाई बजे हम लोग, उस समय यंग था, आज से 18 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, यानी कि 2006 की बात, 7 की बात कर रहा हूँ, दिसंबर मंथ में। तो रात की वही शिफ्ट करके हमें घर आना, और रास्ते में आदमी रुकते हैं, एक ब्रेक होता है हमारा, कहीं चाय पी ली, और वहीं पर ठीक है चाय पी और सिगरेट पी, और सब लोग अपना एंजॉय करते हैं। ये अगर बात करूँ तो 2007 की बात है, दिसंबर 19, जो आज तक मुझे याद है, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। वो कहानी एक ऐसी कहानी थी जहाँ हम सब लोग खड़े होकर चाय पी रहे थे, जहाँ अक्सर हमारा एक स्टॉपेज था, चाय पी रहे थे। दिसंबर का महीना था, 19 दिसंबर 2007 की बात कर रहा हूँ। एक सीनियर सिटीजन जिसकी एज मान के चलो कि 80-85, और उनके शरीर पे ज़्यादा कपड़े नहीं थे, कपकपा रहे थे, तो मेरी नज़र उस पर पड़ती है। मैंने उससे हल्के में लिया कि ठीक है यार, रोड, क्योंकि दिल्ली के अंदर आप भी जानते हैं कि सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी बहुत जल्दी किसी को छूता नहीं है। हम लोग आने जाने वाले भी लोग ऐसे लोगों को इग्नोर कर देते हैं कि ड्रग्सी हो सकते हैं, एडिक्शन हो सकता है, पागल, क्योंकि उनको छूना नहीं चाहता, सब लोग इग्नोर करके निकल जाते हैं। मैंने उनको 2 बार देखा, रात काफ़ी थी, तो मेरे को लगा कि नहीं यार, एक बार बात कर लेनी चाहिए, इसको भी चाय पिला दो, बड़े नॉर्मली कैजुअली। मैंने कहा बाबा चाय पीनी है? तो उन्होंने गर्दन हिलाई, नहीं। तो मुझे लगा यार 2:30 बजे कोई रोड पे सीनियर है तो कुछ रीजन हो सकता है, इतना नॉर्मल नहीं है इतनी ठंड में रहना, जबकि मैंने जैकेट डाली हुई है और गाड़ी में हीटर चल रहा है, उसके बावजूद एक सीनियर सिटीजन रोड के ऊपर। अंदर से एक आवाज़ यही निकली कि बात तो कर इससे। मैंने बात की, बैठा, मैंने कहा चाय लो, उनके हाथ में चाय थमाते हूँ। चाय देने के बाद मैंने पूछा कि कोई बात नहीं, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट ये पूछ रहा हूँ कि क्यों। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मेरे बार बार पूछने पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और मुझे इस बात का बिल्कुल आगाज हो चुका था उस टाइम तक कि सारी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, पर कुछ गलत है। पर मैंने उनको चाय दिया, जो साथ में जहाँ हम चाय पी रहे थे कोको वाले को, मैंने उसको कुछ पैसे दिए कि आप इनको रात भर यहीं रखना। मेरे पास फ़ोन नहीं था उस समय, तो मैंने उनको बोला मैं सुबह जल्दी आऊँगा, अभी मेरी गाड़ी, क्योंकि गाड़ी भी जानी है और काफ़ी लोगों को ड्रॉप भी करना है, तो आप इसको सुबह तक यहीं रखना, मैं सुबह आपके पास जल्दी पहुँच जाऊँगा, आप जब तक चाय पिलाना और इनको यहीं रख लेना। खैर मैं अपने घर पहुँचता हूँ, पर यकीन मानिए इतना थका होने के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में सिर्फ वही बात रिपीट हो रही थी कि यार तू छोड़ के क्यों आ गया, आपको रुकना चाहिए था, वो पता नहीं रोकेगा नहीं रोकेगा, उसकी क्या जिम्मेवारी है। तो मेरे को बस, मैं अपने घर 2:45-3 बजे पहुंचता हूँ, और यकीन मानिए मैं सुबह 6 बजे दोबारा निकल जाता हूँ उनको पास पहुंचने के लिए, और 6:30 बजे मैं पहुंचा तो वहीं पर वो सीनियर्स बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। मैंने उनसे प्यार से पूछा, चाय पी उनके साथ, बहुत देर तक मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्यों। जो उन्होंने मुझे बताया उसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी कि वो एक रेलवे के कर्मचारी थे, उनकी पेंशन आती थी, कुछ पेंशन, क्योंकि वो बहुत अच्छे अधिकारी नहीं थे, उनकी पेंशन मात्र उस टाइम 5,500-6,000 हज़ार रुपये आती थी। बच्चों ने मारा उसको सिर्फ इसलिए कि वो पेंशन के पैसे हमें दे दो। बहू और बेटे दोनों ने मारा कि आपकी पेंशन आई है, आप पैसा दो हमें। वो दे नहीं रहे थे क्योंकि मैं अपने खर्चे, क्योंकि मेरे को आप लोग अच्छे से नहीं रखते हो, मैं पैसा नहीं दूंगा। उन्होंने मारा और रात को घर से निकाल दिया। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मेरे से नहीं रुका गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, घर के झगड़े होते हैं, हमारे घरों में भी हो जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, और जब आदमी को नॉलेज नहीं होती तो आप ज़्यादा बात नहीं करते। मैंने कहा ठीक है, हम आपके घर चलते हैं, क्या बात हो गई, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो कहीं ना कहीं रोना भी आ रहा था कि क्या अपने बुजुर्ग को कुछ पैसे के लिए मार सकते हैं, ऐसे कैसे बच्चा कर सकते हैं। हम भी, मेरे घर में पेरेंट्स हैं, आज तक हमारे फादर मारते हैं मुझे आज मेरे फादर आज भी मारते हैं, मेरे फादर आज भी गाली देते हैं, जब उनका दिल करता है वो जैसा मेरे साथ रिएक्ट करते हैं मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे फादर मुझे डांटता है, कोई तो डांटने वाला है। और ऐसे कैसे बच्चे हो सकते हैं जो अपने माँ बाप को बाहर इस रोड पर इतनी ठंड में फेंक देंगे। वो एक रिक्शा लेते हैं और नियर बाई एक जगह है छतरपुर, वहाँ पहुँचते हैं उनकी फैमिली के पास, बेटा और बहू। तो मैंने उनसे जाके बड़ी सेंसिलता से मैंने कहा भाई साहब, आपके फादर साहब मुझे वहाँ मिले थे और पता नहीं क्या रीज़न है, मैंने उनको कोई बड़े अच्छे से बात की कि क्या हुआ था, आप ऐसा क्यों, कि ये बात है मैं लेके आया हूँ। कह रहे जी वो मेरे परिवार का मामला, आप कौन होते हैं। मैंने कहा नहीं, परिवार का मामला, मैं आपके परिवार के बीच में नहीं, बट वहाँ बेचारे परेशान थे, तो आपको रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स से। तो उन्होंने मेरे साथ काफ़ी झगड़ा किया, गाली गलौज की कि आप कौन होते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे परिवार के बीच वाले हो, आप होते कौन है। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं हो सकता, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपको रखना चाहिए। इस बात को लेके काफ़ी हमारी होटोक होती है। देन सडनली उसकी जो जिनके
बहू वो खुद हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे सर पे चढ़ के कहते कि अगर आप इतने ज़्यादा अपने आप में बनते हो समाजसेवी तो घर ले जाओ। अच्छा। उस एक वर्ड्स ने कि घर ले जाओ, बस तुम मान के चलो कि मैं एकदम मेरे दिमाग में यहाँ और यहाँ लगी कि यार ले जाओ ना, जब कह ही रहा ले जाओ तो ले जाओ। मैंने कहा सोचा लेके चलता। हाँ मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि जब आदमी जॉब करता है और थोड़ा सा बैंक बैलेंस आपके पास होता है, फैमिली सपोर्ट होती है, तब डरते नहीं हो, क्योंकि आपको डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप अच्छा अर्न कर रहे हो। और उस टाइम मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी, मतलब एक जो नॉर्मल आदमी होता है उससे कहीं अच्छे लेवल पे था। तो मुझे लगा लेके चलते हैं यार, कौन सी बुराई है ले जाने में। मुझे नहीं पता था कि संघर्ष स्टार्ट होगा इस वर्ड्स के बाद, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैं लेके निकल गया, मैंने चलो मेरे घर, क्या दिक्कत है, मैं रखूंगा आपको। मैं अपने घर पहुंचता हूँ, मैंने अपनी गेट खटखटाया, मैं अंदर गया। मेरे जो हमारा घर है उसमें गार्डन है छोटा सा हमारा। मैंने कहा बाबा बैठो, मैं अपने पेरेंट्स को बुलाता हूँ। तो मैंने अपने मदर फादर को कहा कि बाबा ऐसे ऐसे बात थी और ये हो गया। मैं उनके घर गया, उन तो 1 मिनट में बोल दिया कि अपने घर रख ले, फिर इतनी तैयारी है। तो कह रहा फिर, बोला मैं अपने घर लेके आऊँ, यहीं रखेंगे इसको। कह रहा भाई देखो बात सुन मेरी बात, हम नहीं रख सकते। मैंने क्यों नहीं रख सकते? कह रहा क्यों रख ले, अगर कल इनको कुछ हो गया, ये एक्सपायर हो गए, तो आप बताओ किसकी जिम्मेवारी है? बात तो मुझे वो भी लगी कि सही कह रहे हैं, अगर कुछ हो गया तो मैं किसको जवाब दूंगा, जेल मुझे होगी। तो मेरे पेरेंट्स ने भी इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई किया कि नहीं हम नहीं रखेंगे। और मुझे 2 बातें एक साथ खटक गई, एक तो घर रखने वाली बात और दूसरा एक्सपायर हो गए तो हम क्या करेंगे। खैर मैं छोड़ सकता नहीं था, मेरे दिमाग में वो चीज़ थी कि मैं छोड़ूंगा तो नहीं। मैंने पेरेंट्स से काफ़ी रिक्वेस्ट की कि हम रख लेते, 2-4-5 दिन रखते हैं, उसके बाद देख लेंगे कहीं जगह बना दूंगा। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा तू कुछ भी कर पर रख नहीं सकते हम। इनको वहीं पे छोड़िया, इनकी फैमिली के पास, इनके घर के पास छोड़ के आ, मैं नहीं रखने वाला। और मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल डिनाई किया उस चीज़ को लेके। मैंने ठीक मैं छोड़ के आता हूँ। मैं निकला और एक जगह मैंने देखी किराए के लिए। मैंने उनको बोला जी मेरे को घर चाहिए किराए के लिए, और दादाजी है मेरे। कह रहा जी यहाँ कब से रह रहे हैं? मैंने जी कब से नहीं, मैं थोड़े दिन पहले ही शिफ्ट हुआ था, और अब आपके यहाँ घर जगह मिलेगी। तो उस समय मैंने किराए पे जगह ली, एक फ्लैट, और उनको वहाँ रख लिया। मेरी फैमिली को नहीं पता है। 2 दिन लगे मुझे इस पूरे काम में, और वही काम डेली खाना देना। अब वो जब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप जॉब पे होते, सारी चीज़ें इतनी इजी नहीं है आपके लिए, और टफ हो गया था। मैं उसी पे ही आना चाहूँगी डॉक्टर हर्ष कि ये आप चुनौतियाँ बता रहे हैं जो आपके सामने आई, कि आपकी फैमिली ने भी डिनाई कर दिया, आपने फिर रूम रेंट पर लेकर उनको एक छत दी। अच्छा, उनका आपके प्रति किस तरीके का व्यवहार था? क्योंकि देखिए उनको एक जगह से तो निराशा मिल रही थी कि जिस बच्चे को मैंने इतना बड़ा किया आज वो मुझसे बगावत कर रहा है, लेकिन आप उसका सहारा बने। आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने उनको छोड़ा वहाँ पर उस रूम पे? आप खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उन्होंने कुछ कहा आपसे? आपको कुछ याद है कि उन्होंने आपसे कहा कुछ? हाँ, एक एक चीज़ याद है आज तक मुझे। देखिए एक चीज़ आप देखिए, जब कोई आपका सहारा बन के आता है, जब आपके साथ कोई हाथ थामता है आपका, तो जिंदगी में वो दिन कभी भूल नहीं सकते। एक उस आदमी का दिन नहीं भूलोगे जिसने आपका दिल दुखाया है, बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, और एक उस आदमी को कभी नहीं भूलोगे जो आपका पहला दिन अच्छाइयों में जिसने आपका साथ दिया। बुरे वक्त और अच्छे वक्त को कोई आदमी भूलता नहीं है, नहीं भूलता। तो वही एक मेरे लिए अच्छा वक्त कहूँगा मैं। जब उनके साथ मैंने, तो उनकी आंखों में एक आस की किरण जगी थी। उनको बार बार ये लग रहा था कि मैं बाहर रोड पे नहीं रहूँगा, सर्दी की रात बाहर रोड पे नहीं बितानी पड़ेंगी, मैं भूखा नहीं मरूंगा, मेरे को देखने वाले हैं। मैंने उनको सहारा बनाने की कोशिश की कि आप चिंता न करें, मैं हूँ। और उन्होंने बड़ा अच्छा मेरे साथ, एक फैमिली की तरह अटैचमेंट हो गई। जब मैं आता था तो दिन भर, क्योंकि 2-4 घंटे मुझे उनके साथ, और रात को तो मैं निकल जाता था जॉब पे, वो बाउंडिंग ऐसी हो गई थी कि एक जैसे पेरेंट्स की तरह होती है कि सुबह आया, खाना लेके आए, होटल वाले को बोला कि इनको खाना पहुंचा देना टाइम से, इनका लंच भी हो जाता था, डिनर की रात का। और फिर लास्ट में मुझे लगा यार ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला नहीं है, ये चीज़ लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगी। तो मैंने, मेरी ख्याल आफ्टर 15 डेज मैंने अपना रिज़ाइन तैयार किया और अपने बॉस को थमा दिया। अच्छा, आपने आगे की आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, मुझे कुछ नहीं थी, भी फिर नहीं आपने पता। रिजाइन कर दिया। इवन आपने बताया कि आपके पेरेंट्स भी आपका सपोर्ट नहीं कोई नहीं रहे कर रहा था, हाँ। कोई भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा मैं कैसे करूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरे को लिए वो दिक्कत है कि मैं इनको एक उम्मीद से लेकर आऊं जिसके बच्चों ने रोड पे फेंक दिया, और आप भी उसको धोखा दे दोगे तो शायद ये सुसाइड के अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। अच्छा, आपको ये नहीं लगा डॉक्टर हर्ष कि एक तरफ तो आपका परिवार भी है, नौकरी भी है, आगे आपका भविष्य भी है, और आपने रिजाइन कर दिया बिना कुछ सोचे समझे कि कल क्या होगा,
क्योंकि आजकल अगर मुझे भी रिज़ाइन देना हो तो मैं भी 10 बार सोचूंगी, अरे कल का क्या होगा, नेक्स्ट मंथ का क्या होगा। लेकिन आपने एक बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए रिज़ाइन कर दिया। एक्चुअल क्या होता है, एक चीज़ आपने कभी ज़िंदगी में आजमाई है, जब आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना, आप 1 मिनट लगाते हैं किसी चीज़ को छोड़ने में। हाँ, ये क्योंकि चीज़ है। उस वक्त ऊपर वाले की कृपा मेरे पर 1 रुपए की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। मुझे ये था मेरे पास तो बैंक में है यार, मेरे चल पास है जाएगा। पैसा, मेरा चलेगा मस्त से। क्योंकि अपने पास था, उस टाइम ये सोच के चल रहा था कि मैं तो कुछ भी कर लूँगा। एजुकेशन मेरे पास है, भगवान ने अच्छा दिमाग दिया है, पैसा बैंक में है, अरे मैं कर लूँगा। तो मैंने अपने बॉस को जब रिज़ाइन देने का, मेरे बॉस ने कहा तू पागल हो गया? मैंने कहा बॉस मेरा नोटिस 2 मंथ का, हमारा एक जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको 2 मंथ का नोटिस पहले देना पड़ता है। तो मैंने कहा बॉस 2 मंथ की जो बात आती है, मुझे पता है मुझे क्या होगा उसके बाद, बट आई मेक श्योर कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स है, मैं मेरे फादर और मदर यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, सो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। तो मैंने लॉजिक बताते हुए, और उन्होंने मेरा जो PF और वो सारी चीज़ें, उसमें बड़ी दिक्कत आई थी, वो भी मेरा काटा था। और हम लोगों का एक डिपॉजिट होता है जो पकड़ते हैं, वो टर्म्स पूरी होती हैं, तो मैंने छोड़ दिया सब कुछ, मैंने देखेंगे। पर सच बताऊं, आपका क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है ये, कि छोड़ने से पहले सोचना और छोड़ने के बाद सोचना, जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल। जब आप एक हाइट पे होते हो, वहाँ से वापस हो जाना, मतलब उस हाइट को पाने के लिए आपने क्या फाइट की है आपको नहीं पता, नहीं। बट वहाँ से छोड़ देना वो आपके लिए एक बैड लक वाली बात होती है, कि शायद मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल कर दी। और शायद मुझे भी उस रात को ये लगा कि कहाँ तू फंस गया यार, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब जॉब तेरे हाथ से गई, तू कुछ नहीं कर सकता, एक आदमी के पीछे तेरी सबके साथ बिगड़ रही है, बहुत सारे थॉट्स प्रोसेस दिल में आने लगे। फिर एंड होप, मेरे को कुछ भी पता नहीं था कि मैं आखिर करूं क्या, मैं एक ब्लैंक था, मुझे आइडिया नहीं था। मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने कहा यार ऐसे ऐसे, मैंने उससे सारी बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, और मैं एक सीनियर को लेके आ गया, यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे रास्ता नहीं समझ आ रहा। तो उसने कहा बॉस मैं तो क्या करूँ, मेडिकल हेल्प चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए, जब भी आओगा तो मैं फ्री में तेरा इलाज करवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है वो तो, बट यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ तो रास्ता बताओ। यकीन मानिए मेरे 2 दिन लगे थे सिर्फ इस चीज़ को रिसर्च करने में कि मुझे करना क्या है। गूगल्स पे मैंने खूब स्टडी, तो मुझे एक ओल्ड एज होम दिखाई देता है। मैं उस ओल्ड एज होम में जाता हूँ देखने के लिए कि क्या होता है, किस तरह से है, लोग कैसे रखते हैं, किस तरह से लोग आते हैं। मैं वहाँ पहुँचा, मैं जॉब के लिए गया, तो मैंने वहाँ जो स्टाफ था, मैनेजमेंट स्टाफ, मैंने उनसे जॉब के लिए इंटरव्यू दिया। उन्होंने पूछा क्या जॉब करना चाहते हैं, मैंने कहा जी मैं गांव से शिफ्ट हुआ हूँ, ज़्यादा मेरे पास एजुकेशन नहीं है, बस आप कोई भी जॉब दे दो मैं कर लूँगा। क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूँ, हायर रैंक पे अगर आप जॉब करना चाहते तो उसका एक प्रोसेस होता है। हाँ। वो जो मुझे अच्छे से पता था। अगर आप ग्रेड 3 की बात करते हो तो वहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं होता, वहाँ की हमेशा डिमांड रहती है। अगर आप केयर टेकर के लिए जाते हो तो हमेशा डिमांड रहती है, कहीं भी चले जाओ। हाँ। तो मेरे दिमाग ये था कि मैं अगर एंट्री करनी है तो मुझे कुछ भी काम मिले, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैंने एंट्री की, उन्होंने मुझे कहा जी ठीक है 7,000 रुपये दूंगा, आ जाओ। मैंने कहा जी काम, कह रहा काम क्या है जो आप कर सकते हो, बुजुर्ग है मेरे पास, उनकी सेवा करनी है, कर लूँगा जी। आपको ये नहीं महसूस हुआ कि 7,000 रुपये पे मैं आ गया, कहाँ इतना? मुझे ये लग रहा था कि मैं करूँगा क्या, हाँ। क्योंकि वो चीज़ मैं छोड़ चुका हूँ, मैं था उस अतीत में था मैं, अब मैं नहीं हूँ। जब आप थे उस चीज़ को छोड़ दो, मैं उस टाइम था, आज मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज मेरे हाथ में 7,000 रुपये जो मैं सैलरी आ रही थी मेरी, वो मुझे नहीं मिलने वाली है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरे को पता लगा यार वहाँ तो डायपर भी चेंज हो रहे हैं, आपके साथ नहलाने के लिए बोला जा रहा है कि आप नहलाओ, इनके डायपर चेंज करो, आप इनके साथ ये करो, खाना खिलाओ। तो मुझे समझ में आने लगा था कि हाँ, कि यार मुझे ये सारी चीज़ें करनी होंगी। सर जिस तरीके से हम बात कर रहे थे आप और मैं, और आपने बताया कि 18 साल हो गए हैं आप ओल्ड एज होम रन कर रहे हैं, 3 ओल्ड एज होम आप अभी रन कर रहे हैं, दिल्ली में, हिसार में, मोहाली में। तो सर अभी आपके पास कितने बुजुर्ग मतलब अभी हैं, तीनों ओल्ड एज होम की अगर हम बात करें, और उनके देखभाल के लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? आज अभी हमारे पास जो है तीनों, अगर सेंटर्स की बात करूँ, 300+ लोग हमारे पास रह रहे हैं। और तीनों सेंटर्स में जैसे सबसे बड़ा सेंटर हमारा जो है वो हरियाणा हिसार में है। मैं उस बात पे एक बार दोबारा से फिर रिपीट करना चाहूँगा जो बात हमारी बीच में रह गई थी। तो 7,000 रुपये का सफ़र, वो समस्या, आपके साथ एक ऐसा नया एक्सपीरियंस जहाँ पर आपको लेटरिन भी साफ करनी पड़ रही है, डायपर चेंज करवाए जा रहे हैं आपसे, आपको रोटी खाने के लिए बोल रहे हैं कि रोटी खिलाओ, बट मेरे लिए वो चैलेंज था और मुझे लग रहा था कि हाँ यार करना पड़ेगा।
मैं 3 दिन वहाँ पर जाता हूँ। मैंने चौथे दिन जो वहाँ पे था स्टाफ, मैंने कहा देखो मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझे और कोई काम दे दीजिए आप, हम्म। और मेरे से ये नहीं होगा। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पर और करवा लो काम कोई भी। तो क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था उस टाइम तक कि सेंटर होते क्या है, क्योंकि मुझे सिर्फ वहाँ टाइम नहीं लगना था, मुझे सिस्टम को समझना था कि सेंटर क्या होते हैं, कैसे रखा जाता है, क्या प्रोटोकॉल्स होता है। और वो ज़्यादा समझने में इसलिए टाइम नहीं लगा था क्योंकि मैं भगवान ने मेरे को एजुकेशन और बुद्धि ठीक ठाक दी थी। तो मैंने 1 हफ्ते के बाद वहाँ से छोड़ दिया। मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे रखा और पैसे मत दो, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा भी पैसे ले जा आपने। मैंने कहा नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया, पैसे का तो कोई राइट नहीं है, आप छोड़ दीजिए। तो मैंने फिर अपने डॉक्टर दोस्त जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने उनसे फिर बात की। मैंने कहा सर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? कह रहा कैसे? मैं यार आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिसमें बुजुर्ग भी होते हैं, तो आप मेरे यहाँ पे भेज दिया करो, उनको बोलो कि हम केयर करते हैं, वो दिन में लेके आ जाएं, रात को अपने घर ले जाएंगे, हम उनकी केयर करेंगे। तो उन्होंने कहा यार आइडिया तो तेरा ठीक है, मैं भेज दूंगा। तो एक सीनियर थे मेरे साथ, 15-20 दिन के बाद मेरे साथ दूसरे उन्होंने जो फ्रेंड्स थे मेरे, उन्होंने डॉक्टर ने बड़ी हेल्प की उस टाइम में, मैं आज तक भूला नहीं उनको। तो उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा भाई 500 रुपये मिलेंगे तेरे को डे में इनकी केयर करने के लिए। अरे मैंने कहा सर बहुत है, आप भेजते रहो। वो भेजा, फिर भगवान ने ऐसी सुनी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के पास 10 कब हो गए मुझे नहीं पता। वो जगह छोटी लगने लग गई। और पहली बार जब हमें पैसा मिला, वो मुझे आज तक याद है, 20,000 रुपये मुझे मिले थे फर्स्ट मंथ। और मेरे ख्याल जो मेरी नौकरी लगी थी उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे उस 20,000 रुपये से लग रही थी कि मेरी ज़िंदगी बहुत कुछ मुझे मिल गया आज। क्योंकि मेरे घर में उस टाइम खाने के लिए नहीं था, मुझे होटल के पैसे चुकाने थे, रूम रेंट देना था, सारी चीज़ें। मैंने कहा फटाफट किराया दे दे और जल्दी से राशन भर ले और रोटी खा लेंगे हम, बाकी बचा ही नहीं था। धीरे धीरे वो सफ़र स्टार्ट हुआ, घर वालों को पता लग गया कि इन्हें नौकरी छोड़ चुका है ये। तो वहाँ से भी फाइट स्टार्ट होगी। तो मैंने उनको क्लियरली बोल दिया कि मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ, बट मैं नौकरी छोड़ चुका हूँ। हाँ मैं नौकरी छोड़ दी है, मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगूंगा क्योंकि आप मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, ना करो, बट मैं कर लूँगा। मैडम यकीन मानो 2 महीने जैसे मैंने निकाले, जो चैलेंज आने लगे थे 2 महीने के बाद आने स्टार्ट हुए थे। और उसके बाद तो ऐसा वक्त आ गया था कि एक टाइम मुझे आज तक याद है, पैसा नहीं था, अपने दोस्तों से उधार मांगता था कि भैया कुछ पैसे की हेल्प करेगा। और उन लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की जिनको मैंने आगे बढ़ाने में ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, जिनका हाथ पकड़ के मैंने उस ऊंचाइयों पर लेके गया था कि तू चल मैं तेरे साथ हूँ। और उनको ये पता लगा, तो उसके बाद तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि नहीं भैया नहीं है, क्योंकि सबको पता था इसके पास पैसे नहीं है। मैंने अपने कजन से, ब्रदर से और लोगों से सबसे उठा चुका था मैं पैसे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं किससे मांगूंगा, वो सारे रास्ते क्लोज हो चुके थे मेरे। फिर धीरे से कुछ पैसा आता, फटाफट काम पे लगाता। और इसी दिल्ली में रहते हुए मैं अपने घर में 4-4, 5-5 दिन के बाद जाता था और रोडों के ऊपर जा के लोगों को, पार्कों में गया, लोगों को अवेयर करने का काम स्टार्ट किया। उस टाइम नेट का ज़माना धीरे धीरे आ ही रहा था, तो हम लोगों ने नेट पे, मैंने अपनी ऐड डाली, फ्रेंड्स लोगों को बनाया, और वो सफ़र था धीरे 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 बढ़ने लगा। 6 महीने लगे थे मुझे उसमें, और 6 महीने के बाद मैं इतना स्टेबल हो गया था कि हाँ अब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, मुझे फाइनेंशियल हेल्प उस टाइम की बात नहीं लग रहा। ठीक है यार मैं सेटल्ड हूँ। और मेरा जो बाबूजी, आज भी मैं अपने हर पिक्चर, हर प्रोफाइल पे आज भी मेरी पीठ पे वही है, और आज तक मैं उनको पीठ पे लेके चल रहा हूँ। उनकी ब्लेसिंग से जो आज हमारे 300-350 लोगों की फैमिली है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए आपने कहा 1 से शुरू किया था और आज आपके पास 300-350 फैमिलीज़ हैं। किस तरीके से आप मैनेज करते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रहे थे कि जब आप केयर टेकर की नौकरी के लिए गए थे तो वहाँ पे डायपर चेंज हो रहे हैं, पॉटी साफ़ करवा रहे हैं, सब चीज़ें, तो आप किस तरीके से सब चीज़ मैनेज कर रहे हैं ताकि जो बुज़ुर्ग हैं वो ऑलरेडी बहुत परेशान होकर आपके दर पे आए हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। एंड मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, वो मेरा दर नहीं है, वो उन बुजुर्गों का दर है जहाँ पर मैं डेली जाता हूँ। क्योंकि मैं उनको मैनेज नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे मैनेज कर रहे हैं। इस दुनिया में कहा जाता है कि जहाँ दवाई छोड़ देती है वह दुआएं काम करती है। बिल्कुल। तो जब दुआएं दिल से निकलती हैं, कहते 100 दुआएं और 1 बदुआ बराबर होती है। तो जब आपके पीछे दुआएं काम करती है ना, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होती है। अरे वो वक्त निकल गया तो उसके बाद सोचने की आज कहाँ जरूरत है, तो भगवान जी मेरे घर में है। लोग कहते हैं कि अक्सर लोगों का एक ही होता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, कहीं कहीं तीर्थ स्थल पे जाओ। मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है यार, आपके घर में भगवान है। अभी कुंभ हुआ था, मैंने लोगों को यही मैसेज दिया था, यार कुंभ में जा रहे हो, अरे अपने माँ बाप के पैर धो के यार उनको साफ कर लो, वही कुंभ है।
अच्छा, आप किस आप भी कुंभ में इस जा रहे चीज हो? में विश्वास रखते हैं कि आजकल बच्चे घर में माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके पैर नहीं छूते सुबह उठकर, और जब ऑफिस से पापा आते तो मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे नमस्ते भी नहीं करते आजकल के, और वही लोग कुंभ में जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि धिक्कार उन बच्चों पे। ऐसे बच्चों पे मैं हमेशा, मेरे को गुस्सा आता है ऐसी बातें करने में कि ऐसे बच्चों का तो ना होना ही बराबर है। उस माँ बाप के लिए मैं ये कहूँगा कि वो बच्चे ना हो, वो माँ बाप बड़े सुखी हैं। एक आदमी के पास कोई चीज़ नहीं है, उसके लिए भाई नहीं है तो वो सेक्रीफाइस कर लेता है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है। पर नहीं है। दुख तब होता है जब उसके पास वो चीज़ होती है और वही उसको दुख पहुंचाता है। बड़े दुर्भाग्यशाली है वो माँ बाप जिनके बच्चे होने के बावजूद वो बच्चे उनकी केयर नहीं करते हैं। अरे कुंभ जा रहे हो, किसने बोला कुंभ जाने के लिए? किसने बोला मंदिर जाने के लिए? कौन से शास्त्र में लिखा है? मुझे एक भी ग्रंथ लाके दिखा दो जिस शास्त्र में ये लिखा है कि माँ बाप को छोड़कर आप कुंभ नहाने चले जाओ। किस शास्त्र में लिखा है? माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, बिल्कुल। जिससे आपको नाम मिला, पहचान मिली, जिससे आपको जाना जाता है। आप सिर्फ क्या करते हैं, उनको छोड़कर आप कुंभ नहाने जा रहे हैं। सर, पाप लेके जा रहे हैं, पाप आपके पाप धुलेंगे नहीं, वो गंगा मैया आपके पाप नहीं धोएगी। आप तो पाप पागल घर पे छोड़कर जा रहे हो, वहां कहाँ धोने जाओगे? अपने माँ बाप के साथ रहो ना, उनको लेके जाओ, उनको लेकर जाकर उनके पाप देखो ना, आपको कितना सुकून मिलेगा। वो कौन से बच्चे हैं इस दुनिया में, मैं नहीं जानता कौन सी मॉडर्न दुनिया में जी रहे हैं आज। धिक्कार ऐसे बच्चों पे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऐसे बच्चों पे गुस्सा आता है जो अपने माँ बाप की केयर नहीं करते। वो किसकी केयर कर सकते हैं? वो दिन याद करो जिस दिन आप पैदा हुए थे, उसी माँ बाप ने खुशियों के लिए क्या नहीं किया था। कर्जा उठा के लड्डू बंटवाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप बड़े हुए थे, आपकी स्कूल की फीस भरने के लिए उस बाप ने कितना ब्याज पे पैसा उठाया होगा। फॉरेन भेजने के लिए उस बाप ने घर तक भेज दिया होगा अपना। उस बाप को इतना दर्द, जिस दिन उसको जरूरत पड़ी उसी बाप को बाहर निकाल दिया आपने उठा के। तो क्या सोच रहे हो कि वो बाप की दुआएं लगेंगी? वो बददुआएं देगा आपको हमेशा। और वक्त आएगा, ही तो साइकिल है। आज आपने उनको आश्रम भेजा, उनको तो अच्छी जगह मिल गई, पर जिन माँ बाप को निकाला गया है धक्के मार के घर से, उनको आश्रम तो छोड़िए, उनको तो रोड भी नसीब नहीं होगा। ये बात हकीकत है। बिल्कुल डॉक्टर हर्ष, जैसे कोई बुजुर्ग आपके यहाँ पर आता है तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ आता है और उसको ये लगता है कि अब तो कोई नहीं है, अब तो कोई सहारा नहीं है, जिन बच्चों को इतना बड़ा किया उन्होंने भी हमें छोड़ दिया। तो उसको कैसे फैमिली वाला फील वहाँ पर आए, कैसे अपनापन लगे? क्योंकि शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है। अगर हम भी कहीं जा रहे हैं नई जगह तो हमें भी लगेगा पता नहीं कैसे लोग होंगे, हम रह पाएंगे नहीं। उसके लिए आप क्या करते हैं? एंड मैं आपसे एक पर्सनल सजेशन मेरा ये है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कभी हमारे सेंटर आए, जी एक बार विजिट करें। बिल्कुल। आज हमारे सेंटरों पे अगर मैं बात करूं, उसमें आईएएस भी है, आईपीएस भी है, रिटायर्ड जस्टिस ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एनआरआईस हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत अच्छे जस्टिस ऑफिसर्स भी उसमें रहते हैं। और वहाँ उस सेंटर में, दूसरे सेंटर में वो लोग रहते हैं जिनका अपना कोई नाम नहीं जानते। हमारे सेंटर जो है वो उन लोगों के लिए बने हैं जो मतलब जिनकी डिग्निटीफुल लाइफ जिन्होंने जी है, जो अच्छे ओहदे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत अच्छे ओहदे से रिटायर हुए, उनके लिए हमने सेंटर बनाए। उनके लिए हमने काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है जहाँ पर हमने डेवलप किया उनके लिए। वहाँ गार्डन भी है, पोलो टेबल भी है, वहाँ पर योगा भी है, मेडिटेशन भी है, उसमें होम थिएटर भी है, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी है, डॉक्टर भी है, दुनिया भर की सारी फैसिलिटी है जो आपको कहीं एक जगह नहीं मिल सकती। उनको वहां आकर अगर हमने सेकेंड इनिंग में उनको प्रॉब्लम छोड़ दी तो नाम ही खत्म है, फिर सेकेंड इनिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल। आज बड़े अच्छे जो अधिकारी हैं उनकी पेंशन आती है 30-40-50 हज़ार रुपये आते हैं, वो बच्चे तो ले लेते हैं, पर सेंटर पे जाके देखो ना कितने खुश हैं। एक ग्रुप है जहाँ पर हर रोज वो शाम को एक्टिविटी करते हैं, वो कैरम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, घूमने जाते हैं, पिकनिक करते हैं, एंड थिएटर जाते हैं देखने के लिए, कुतुब मीनार देखने जाते हैं, पिज्जा हाट जाते हैं, सब लोग मस्ती कर रहे हैं, एक ग्रुप मिला हुआ है। तो ये कहते ना मुश्किल है कि कैसे टाइम पास होता है। वो कहते हैं कि आज कोई फैमिली आके बोलती है कि चलो घर, मैं कहता हूँ कोई ले जाके दिखा दो, चैलेंज कर रहा हूँ ऑन कैमरा, एक भी सीनियर सिटीजन को उसकी फैमिली कोई नहीं ले जा सकती जी, क्योंकि उनको वो सारी फैसिलिटी मिल रही है जो उनकी लाइफ में शायद कहीं अधूरी रह गई थी, वो सेकेंड इनिंग में पूरी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर हर्ष, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी कि जो हमारी जनरेशन है, ज़्यादातर हम देखते हैं हर घर का यही हाल है, 10 में से 5 घर हमें ऐसे मिल जाएंगे जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते। उनको लगता है कि हमारी फैमिली है, अब हमें इनके ऊपर फोकस करना है, माँ बाप के साथ हमारा सफ़र ख़त्म हो गया। तो ऐसा भी आपके पास ऐसा हुआ है कि कभी वो लौट के ही नहीं गए? ऐसे भी संख्या आपके पास है? लगभग कितनी संख्या होगी कि उनके घर वाले लेने आए, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो वापस ही नहीं गए? ये तो अक्सर बड़ा नॉर्मल सा ही है कि जो लोग हमारे सेंटर पे आ जाते हैं वो वापस तो जाते ही नहीं है।
वो वहीं के होते हैं, और वो सेकंड इनिंग का एक ऐसा दरबार है जहाँ पर आगने के रास्ते हैं, जाने का हमने कोई रास्ता नहीं बनाया वहाँ पे, सिर्फ आने के लिए है। और सीनियर्स इतने खुश होते हैं, वहाँ कोई लौट के जाता ही नहीं है। अगर दिल से बताऊँ, एक बात बताइए, कोविड टाइम में मैं चलता हूँ आपके साथ, कोविड में पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी बड़ी क्राइसिस थी, बहुत बुरा हाल था जी। हमारे एक भी सेंटर में कोई कोविड केस नहीं हुआ था, हमारे किसी एक भी स्टाफ को कोविड नहीं हुआ था। जब पूरे देश दुनिया में हाहाकार था, आपके यहाँ कुछ भी पैंडेमिक नहीं था। हमारे किसी भी ऊपर वाले से मैं कहता हूँ, भगवान जी यही कृपा हमेशा बना के रखना, हमारे किसी सेंटर में एक भी कोविड केस नहीं हुआ था। हम डे 1 23 मार्च से कोविड लगा था, लॉकडाउन जिसको बोलते हैं, उस दिन से लेकर और एंड ऑफ सेकंड वेव तक हमने रोडों पे जा के सेवा की है। हम हर रोज खाना पहुंचाते थे, हम हर रोज लोगों के लिए जो पैदल जाते थे, प्लान कर रहे थे यहाँ से, उन लोगों के लिए खाना लेके जाना, जूस लेके जाना, पानी लेके जाना, हमारे होम में खाना बनता था, पूरा स्टाफ खाना बना के उनको देता था। और एक भी दिन हम कभी अपने घर नहीं बैठे। उस कोविड काल में कम से कम 250 डेड बॉडीज का दाह संस्कार हमने किया था। अनक्लेम बॉडीज जो होती है वो तो आज तक करते आ रहे हैं। हमें जाना पड़ता था, पीपीटी किट होती थी, उनके साथ कोई पीपीटी किट नहीं होती थी, लेके जाते थे एम्बुलेंस से, और क्रिमेशन ग्राउंड में बोलते थे कुछ पहन लो। मैंने कहा उससे पहनने से बचना होता तो ये लोग भी बचे जाते। सही बात है, बिल्कुल बच जाते। हम जाते थे, क्रिमेशन करते थे, जैसे लौट के आ रहे हैं इतनी देर में दूसरी कॉल आ जाती कि सर एक और बॉडी आ गई है, जाएंगे जी। इतना बुरा हाल हो गया था, मतलब एक वक्त ऐसा आ गया था कि ये लग रहा था कि यार अब हम क्या करें, थक चुके थे पूरी तरह से, ताकत नहीं होती थी। पर एक दूसरा जो स्टाफ होता है वो आपकी बैकबोन होते हैं। हमारे जितने भी स्टाफ हैं वो एक दूसरे के लिए लगे रहते हैं, अरे सर कोई बात नहीं, हम है ना। और मैं स्टाफ को कहता, अरे पागल तुम हार जाओगे तो मेरा क्या होगा, चलो चलते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप जिस भी बिजनेस में हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, आपका स्टाफ आपकी बैकबोन होता है। और जब आपकी बैकबोन टूट जाती है तो पैरालिसिस हो जाता है। तो अपनी बैकबोन को कभी भी नुकसान मत होने देना, उनको हमेशा बना के रखो, उनकी हेल्प करो, और उनके साथ ज़िंदगी चलती है। और मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा आज, वो तो टीम है। एक्चुअल हम इन लोगों के साथ, अभी हमारा दूसरा सेंटर हिसार में एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर 200+ लोग रह रहे हैं। वो लोग हैं जो अक्सर, जिनका ये नहीं पता कि वो कौन है, वो मेंटल और फिजिकली हैंडीकैप जिसको बोल सकता हूँ, कीड़े पड़े हुए लोगों में। ऐसे लोग हैं जो सालों से नहा ही नहीं थे, जब उनको लेके आते हैं, जब उनके घाव देखते हैं तो कीड़े चलते हुए होते हैं उनमें। ऐसे लोग होते हैं जब उनका, मैं एक वाक़या के कैमरे बता रहा हूँ कि हम एक लेके आए थे रात को 10:30 बजे, हम रेस्क्यू करके लेके आए। तो रात को हमने देखा नहीं क्योंकि रात ज़्यादा थी कि भी ठीक है, रात को हमने खाना वाना खिलाया और सुबह देखेंगे। जब हमने सुबह फर्श के ऊपर कीड़े चलते हुए देखा तो हमें ये लगा कि क्या हो गया। और जो गंध होती है ना, उसकी बहुत अजीब गंध होती है, गैंग्रीन जिसको बोलते हैं। जब हमने उसकी पट्टी खोली तो लाखों कीड़े थे उसके अंदर। मेरा स्टाफ डर गया कि सर ये तो बहुत ज़्यादा कीड़े हैं, आप देखो। मैंने कहा कुछ नहीं, चिंता ना करें, साफ करेंगे, यही तो कर्म है। शायद हमने जिंदगी में कोई ऐसे कर्म किए हैं जो आज हम अपने कर्मों का पाप उतार रहे हैं, वो तो सौभाग्यशाली हैं। हमें ये भगवान ने मौका दिया कि हम किसी के दुख का सहारा बन सकते हैं। डॉक्टर हर्ष, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं, इतने सारे कीड़े थे, उसको साफ करना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो बच्चे, अगर उनके खुद के माँ बाप होते हैं, वो सामने से देखे तो शायद वो भी मुंह मोड़ ले, लेकिन आपने और आपकी टीम ने पूरा उनका साथ दिया। आज भी बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, अगर वो लेटरिंग कर देते तो लेटरिंग साफ करते नहीं है। बहुत बार हम ही बोलते हैं, अरे लेटरिंग कर दिया, आप उठाओ ना। अब पिछले कई बार मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ, अक्सर नहीं होता हूँ, कई बार जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट किया जाता है तो आप भूलेंगे। और पिछले दिनों कोई एक साहब आ गए, उनके फादर हमारे पास हैं, आके उन्होंने लेटरिंग कर दिया, कह रहा है क्लीन करो, ये क्या है। मैंने कहा सर मेरे को पैदा नहीं किया, सही बात आपको पैदा किया है, आप भूल गए हो, आपके फादर हैं, मेरे तो है ही है। सर मेरे को बोलो, मैं तो रोज ही करता हूँ, पिछले 4 साल से मैं ही लेटरिंग साफ कर रहा हूँ सर, एक दिन आप भी आजमा लो ये चीज़। नहीं मैं क्यों करूँ, मैं बोला फिर पैदा अपने बाप का नाम क्यों कर रहे हैं। आप ये मत कहो ना मेरे फादर है, ये बोलो कि आपके फादर है, हम अभी क्लीन करेंगे। सही बात। आप ये मत बोलो कि मेरे फादर है, आपके फादर। अगर बात पैसे की आती, हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, आप लेटरिंग धो के दिखाओ किसी की। सही बात है। किसी की लेटरिंग धोना इतने आसान है, उसके लिए भाव चाहिए। पैसे से कोई आदमी लेटरिंग नहीं धोएगा, उसके दिल के भाव चाहिए, उसको बड़े के प्रति रिस्पेक्ट चाहिए। वो दिल से भाव निकलने वाली चीज़ होती है। जब आपके दिल से भाव निकलते हैं किसी के लिए अंदर से श्रद्धा होती है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। पैसे से कोई आदमी बड़ा नहीं होता। लोग हमें रात को 2-2 बजे कॉल करके कहते हैं जी आप यहाँ पर आओ, कोई पड़ा हुआ है। जब हम जाते हैं वहाँ पे, कहते जी वहाँ तो कोई भी नहीं है। कह रहे आजमा रहे थे कि आओगे या नहीं आओगे।
ऐसा भी आपके साथ लोग बहुत करते होता है मैम, बहुत होता है। लोग गाली देते हैं। अगर हम नहीं, अगर रोड पे पड़े हुए हैं, आपकी सारी वीडियोस में आपको दे दूंगा, जब रोड पे कोई पड़ा होता है, कीड़े पड़े हुए होते हैं, और हम ये कहते हैं भैया हेल्प करवा दो एम्बुलेंस में, मैडम हाथ नहीं लगवाता कोई। क्या आपका काम आप करो ना। अरे सर एम्बुलेंस में तो रखवा दो, स्ट्रेचर पे तो रखवा दो, कि भैया मैं नहीं छूंगा इसको। हैं? क्या लगता है आपको देखकर इंसानियत मर चुकी है? मर चुकी है। पर इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जो बैलेंस बना हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस दुनिया में इंसानियत खत्म हो गई, इंसानियत है तो आज ये सब चीज चल रही है। अगर इंसानियत नहीं होती तो क्या होता मुझे भी नहीं पता। बिल्कुल। आप जिस तरीके से अपने किस्से बता रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं, जो अभी आज की युवा पीढ़ी है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं एक ही बात कहता हूं कि देखिए, आप कुछ भी करो वो आपकी जिंदगी है। आप कहीं भी घूमने फिरने जाओ, गर्लफ्रेंड के साथ जाओ, अपने सर्कल के साथ जाओ, मूवी देखने जाओ, फॉरेन जाओ, वो बॉस आपका राइट, आप जाइए। पर अपने माँ और अपने बाप को कभी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जिस दिन आप उनको इग्नोर कर दोगे दुनिया में तुम्हें कोई अपनाने वाला नहीं मिलेगा।